9वीं और 11वीं में फेल होने पर नहीं मिल रहा दाखिला। शिक्षा विभाग से कड़ी कार्रवाई की मांग। बच्चों की 1 साल की पढ़ाई हो रही है बर्बाद। दिलशाद गार्डन के क्लस्टर डिपो पर लगा ताला। ड्राइवरों में दिखा आक्रोश। 1 महीने से नहीं दी गई सैलरी। 300 से ज्यादा ड्राइवरों की नौकरी पर आया संकट। कृष्णनगर एसईएम कोर्ट में 2 वकील आपस में भिड़े। लड़ाई का वीडियो हुआ तेजी से वायरल। क्लाइंट को लेकर हुआ था झगड़ा। सुनिए, बिहार में किसान पर चाकू से हमला। घायल ओमपाल अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर। पुलिस की जांच जारी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्दी शादी के लिए हुई थी सारा की हत्या। सीसीटीवी फुटेज से हुई आरोपी की पहचान। प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम देने की आशंका। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। दिल्ली के कई सरकारी और निजी स्कूलों में 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को दोबारा दाखिला नहीं मिल पा रहा है। ऐसे छात्र और उनके माता पिता बार बार स्कूल से फिर एडमिशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों की तरफ से उन्हें मना किया जा रहा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो 1 या 2 बार फेल हो चुके हैं और अब उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके साल बर्बाद हो रहे हैं। इसी को लेकर जब हमने टीचर से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें इस साल बच्चे फेल हो गए हैं। उन्हें एडमिशन से इनकार किया जा रहा है, जिससे उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा और ये बहुत चिंता की बात है। शिक्षा विभाग को इसमें सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि स्कूल किसी भी छात्र को दाखिले से इनकार ना कर सके। बच्चा अगर फेल हो भी गया हो तो भी स्कूल की जिम्मेदारी बनती है कि वह उसे पढ़ने का मौका दे। दूसरे स्कूल में दाखिला लेना फेल बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है। ये तो सरकारी स्कूलों की समस्या है, जबकि आप ये जानते हैं कि दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि आप किसी भी बच्चे को फेल होने के बाद उसको स्कूल से निकाल नहीं सकते। अगर सरकार के स्कूल भी इस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं तो अब सरकार बदल गई है। मुझे लगता है कि अब जो स्कूल में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उनको इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, पब्लिक स्कूलों में भी समस्या सामने आ रही है कि इस प्रकार अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको भी निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। अब हमारे सामने समस्या इसलिए आ रही है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये कहता है कि एक क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं। अब अगर एक स्कूल में 9th क्लास में 40 बच्चे और उसमें से मान लिया 2, 4 या 6 बच्चे फेल हो जाते हैं तो 8th क्लास से या 10th क्लास से उन स्कूलों में बच्चे 40 फिर पीछे से आ जाते हैं। तो अब वहाँ पर जो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ये 40-42 से ऊपर हो जाती है, 45 हो जाती है, 50 हो जाती है। तो स्कूल के उन बच्चों को सीबीएसई अपनी साइट पे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य अंधकार में। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस नीति या ठोस कदम उठाया नहीं, जिसके कारण आज 9th और 11th क्लास में फेल छात्रों को पढ़ाई के लिए एडमिशन मिलना भी मुश्किल हो रहा है। उसके बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार ने एक ऐसा रूल्स बना दिया सरकारी स्कूलों के अंदर या डायरेक्टरेट में जो भी स्कूलें चल रही हैं कि अगर बच्चा 2 बार फेल हो जाता है तो उसको फिर वापस वो री एडमिशन नहीं देते। मैं इसको मानता हूँ बहुत गलत है। सरकार को इसमें नियम में बदलाव करना चाहिए। शिक्षा का जो अधिकार है प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। एक राइट टू एजुकेशन भी कहता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दी जाएगी। पर अगर वो बच्चा 9th में फेल हो जाता है तो उसको फिर वो इस तरीके का ऑर्डर है कि वो प्रिंसिपल वगैरह उसके टीसी काट देते हैं, फिर वो NIS में उसको एडमिशन लेना पड़ता है। और फिर कई बच्चे तो NIS में जाने से इनकार कर देते हैं, फिर वो उनकी पढ़ाई के लिए आगे वो पढ़ भी नहीं पाते, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं।
दिलशाद गार्डन के क्लस्टर बस डिपो को अचानक ताला लगा दिया गया है, जिससे वहां काम करने वाले सैकड़ों ड्राइवरों और कर्मचारियों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। जब संवाददाता ने वहां मौजूद एक ड्राइवर से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। साथ ही अचानक हाथ में एक नोटिस पकड़ा दिया गया, जिसमें बताया गया कि 16 तारीख से बस सेवा बंद कर दी जाएगी। ड्राइवरों ने बताया कि डिपो में 150 से ज़्यादा बसें खड़ी हैं और 300 से ज़्यादा ड्राइवर वहां पर काम करते थे। ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें अब तक किसी भी विभाग से कोई जानकारी नहीं दी गई है। आखिर उन्हें उनकी सैलरी कौन देगा और आगे उनकी नौकरी का क्या होगा। उनका कहना है कि अचानक डिपो बंद कर देना और सूचना न देना उनके साथ अन्याय है। हमें यही जानकारी है कि ये बसें अपना समय पूरा कर चुकी हैं। इन बसों को चलते हुए 10 साल से ऊपर समय हो गया है, जिन्हें समय बार बार बढ़ा दिया जाता है और अब इन बसों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इन बसों को रोड पर उतारना खतरा है। मतलब कौन कौन सी बसेस हैं, कुछ जानकारी है आपको? ये जो डीटीसी की पुरानी बसें थी, हरी बसें, और जो लाल एसी वाली बसें थी, और जो क्लस्टर के अंडर में ऑरेंज बसों को चलाया जा रहा था, इन बसों की अवधि चलाने के 10 साल पूरे हो चुके हैं। बिल्कुल बेकार गाड़ियाँ हैं वो, अब नई गाड़ी ला नहीं रहे, इस मारे नहीं चल पाएंगी वो। कौन कौन सी बसेस थी वो? हाँ, कौन सी बसेस थी? मतलब कलर जैसे लाल है या संतरी वाली, ऑरेंज जो क्लस्टर बस है। हाँ, दिलशाद गार्डन डिपो की, ताला लग गया उसमें ताला लगा दिया गया। हाँ भाई, अब कैसे करेंगे आप? क्या अब तो स्कूल की थोड़ा मोटा दाएँ बाएँ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे भाई। और ये ताला कब लगा है? 15 तारीख को लास्ट देती थी, वो आ गया था, हमारे पास नोटिस आ गया था सब ड्राइवरों के पास। ये बंद दिया। हमें तो रात हम ड्यूटी पर आए थे कल। अच्छा। तो हमें इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी थी कि सुबह गाड़ी नहीं खुलेंगी। अच्छा। और हमने आए यहाँ पर तो आगे हमने सुबह 5 बजे की हमारी हाजिरी है, 5:20 की गाड़ी आउट है, तो यहाँ गेट में ताला लगा मिला, जबकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी। ये नहीं बताया क्या क्यों? कल नहीं चलेगा या क्यों नहीं चलेगा, इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। मैं रात गाड़ी 10:30 बजे मैंने खड़ी करी है, ड्यूटी करके आया। सुबह इन्होंने फ़ोन करा गाड़ी डिपो बंद है, मैं 8 बजे फिर आया हूँ। कोई तनख्वाह नहीं मिली किसी को, ना कोई मैटर। कब से पेंडिंग है तनख्वाह? मार्च की पूरे महीने की है, अप्रैल की है। मतलब 1.5 महीने से? 1.5 महीने नहीं दिए मैं। कितने लोग यहाँ पर? यहाँ कम से कम 5-6 हज़ार आदमी हैं सब बसों के, मिस्त्री लेकर सब, किसी की तनख्वाह नहीं आई। 2016 से चला रहा हूँ क्लस्टर बस सीमापुर डिपो में। खैर वो अभी ओपनिंग पे है, मगर बहुत सारे डिपो बंद करे गए हैं। और ये क्यों बंद करे गए हैं, और जो लोग रह गए हैं हमारे ड्राइवर भाई हैं, उनका जो है साथ दें, उनको तनख्वाह दें और 2-3 महीने की तनख्वाह भी दें। और अभी पिछली ही तनख्वाह नहीं मिली, 2-3 महीने की तो कहाँ से देंगे? खैर कुछ नहीं पता है हमारे को, हमको तो रेगुलर रोज आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। आप हमारी आईडी देख सकते हैं, हाजिरियाँ देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, हम पे सब है। डेट बाई डेट ड्यूटी करते हैं, कोई हमारा फॉल्ट नहीं है इसमें। लगभग कितने लोग होंगे जो यहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं? आईडी तो यहाँ 1500 तक की है, लेकिन जो ड्यूटी करते हैं 600-650 ड्राइवर हैं। और मिस्त्री अलग है, वर्कशॉप अलग है, ऊपर जो HR स्टाफ अलग है, अकाउंट अलग है, कम से कम 1500-1600 2000 तक। कृष्णानगर के स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्लाइंट को लेकर वकीलों के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बात इस कदर बिगड़ गई कि दोनों ओर से खूब मार पिटाई की गई, कई लोगों के सिर फूट गए। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में कृष्णानगर पुलिस ने दोनों ओर से गैर इरादतन हत्या के प्रयास और लूट की धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की छानबीन जारी है। पुलिस के मुताबिक कल पुलिस एक मामले में आरोपी को पेश करने पहुंची थी। आरोपी से किसी वकील ने पैरवी करने की डील कर ली थी, मगर कुछ देर बाद दूसरे वकील ने पैरवी की डील ले ली। बस फिर क्या था, दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते कोर्ट अखाड़ा बन गया। वायरल वीडियो में लोग एक दूसरे को बुरी तरह पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस लड़ाई में महिला वकील भी मार पिटाई करती हुई साफ दिख रही है। कई लोगों के सिर से खून तक निकल आया। इस बीच एक पुलिसकर्मी झगड़ा रोकने का प्रयास करता हुआ भी दिखा, मगर वीडियो बना रहे कि पुलिसकर्मी ने उसे बीच में ना पड़ने के लिए कहा। इसके बाद झगड़ा चलता रहा और वहां मौजूद तमाम स्टाफ घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से घायल हुए लोगों का मेडिकल करवाया। बाद में उनकी शिकायत पर क्रॉस केस दर्ज कर लिया गया है। एक वकील ने पूरी घटना पर कहा, लगभग हर SEM कोर्ट का हाल यही है। वहां बैठे अधिकारी से लेकर ये वकील अपनी मनमानी करते हैं। इनको पैसे देने के बाद ही क्लाइंट का काम होता है।
पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर एससीएम कोर्ट में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो वकील आपस में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अधिवक्ता चरणजीत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चरणजीत जी, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जो वीडियो वायरल हो रहा है ये देखा है कि इसमें दो एडवोकेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उसमें दो लेडीज़ भी इन्वॉल्व हैं, वो भी एडवोकेट हैं। तो ये बड़ा ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, हम एडवोकेट्स हैं, अगर काला कोट पहन लिया तो हम आपस में भाई हैं। तो क्लाइंट के पीछे कभी भी किसी भी एडवोकेट को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। द मैटर शुड बी सॉल्व्ड एट द टी टेबल। अगर कोई आपस में बात हुई भी थी तो ये आपस में ही सॉल्व कर लेनी चाहिए थी। ये बिल्कुल गलत हुआ है और इस बात की हम बिल्कुल निंदा करते हैं। जो वीडियो आपने बताई है, जो भी उसमें देखा जा रहा है वो गलत है। इस तरीके से झगड़ा किसी भी कारण से हुआ, जो भी हुआ गलत है, होना नहीं चाहिए। अगर किसी बात पर अगर वाद विवाद हो भी गया है तो हमारे यहाँ बार ऑफिस है, वहाँ पर बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाना चाहिए आपस में बैठ के। इस तरीके झगड़ा करना सही नहीं है। देखो, पहली बात ये जो बात आपने कही कि दोनों अधिवक्ता कड़कड़डुमा के हैं, कड़कड़डुमा नहीं, ये अधिवक्ता हैं। वो कड़कड़डुमा के भी हो सकते हैं, 30,000 के भी हो सकते हैं, रोहिणी के भी हो सकते हैं, द्वारका के भी हो सकते हैं। अधिवक्ता होता है। ये टैग करना, पर्टिकुलर स्पेसिफिक टैग करना कड़कड़डुमा के लिए कि कड़कड़डुमा के हैं, तो ये कड़कड़डुमा की छवि खराब करने वाली बात है। तो इस बात से मैं बिल्कुल भी आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। अधिवक्ता है, कहीं का भी हो। रही बात जहाँ तक कि झगड़े की, तो झगड़ा मैंने ऑलरेडी पहले बताया आपको कि झगड़ा करना गलत है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल। पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार थाना क्षेत्र के चौहान पट्टी गांव में एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। घायल व्यक्ति की पहचान ओमपाल के रूप में हुई है, जो पेशे से किसान है और अपने परिवार के साथ चौहान पट्टी गाँव में रहते हैं। घटना के तुरंत बाद ओमपाल को गंभीर हालत में जगप्रवेश चंद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दी गई है। घायल ओमपाल की शिकायत पर सोनिया विहार थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। जीटी एनक्लेव इलाके में सोमवार की रात में घूमने निकली युवती की उसके दोस्त ने पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी। युवती के सिर और कमर में 2 गोलियां मारी गई हैं। पुलिस ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। इनमें युवती पैदल दोस्त के साथ सड़क पर घूमती नजर आ रही है। आरोपी युवक की पहचान रिजवान के रूप में हुई है और वह सुंदर नगरी का रहने वाला बताया जा रहा है। आशंका है कि प्रेम प्रसंग में वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस को जांच में पता चला है सायरा और रिजवान की दोस्ती हुए कुछ ही सप्ताह हुए थे। रिजवान इस बात से परेशान था कि उसकी उम्र से छोटे दोस्त की शादी हो गई थी, उसकी हो नहीं रही थी। वह सायरा पर शादी का दबाव बना रहा था। सायरा ताहिरपुर के आनंद ग्राम कॉलोनी में रहती थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि नरनगरी थाना क्षेत्र में नवंबर 2024 को राहुल नामक युवक की चाकू से वार करके हत्या की गई थी। सलमान ने हत्या को अंजाम दिया था। उस हत्या में सायरा गवाह थी। आरोप था कि सायरा को सलमान परेशान करता था। मानसरोवर पार्क थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान उस्मान शेख के रूप में हुई। परिजनों ने उसकी लिव इन पार्टनर पर हत्या करने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी का मामला मानकर जांच कर रही है। मानसरोवर पार्क थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। उस्मान शेख मूल रूप से मुंबई का रहने वाला था। उसकी बहना शबाना के अनुसार 1 साल पहले उनका भाई उनके घर रहने के लिए आया था। 6 महीने पहले उनके भाई ने घर छोड़कर मानसरोवर पार्क इलाके में युवती के साथ लिव इन में रहना शुरू किया था। रविवार को उस्मान के दोस्त ने उनकी बहन को बताया कि उसे अचेत हालत में जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्हें अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि कुछ लोग उस्मान को अस्पताल में छोड़कर बिना नाम बताए भाग गए। बाद में पुलिस ने उस्मान की पार्टनर से पूछताछ की तो उसने बताया कि युवक ने बेल्ट के सहारे खिड़की पर लटक कर खुदकुशी की थी। मृतक की बहन ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद हमें शव सौंप दिया गया और जब हम उसे घर लेकर गए तो हमने देखा उसकी कमर पर काफी बेल्ट के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मारा गया है। वहीं उनका यह भी कहना था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ की है, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। परिवार ने इसमें मर्डर की आशंका जताई है। पूर्वी जिले की एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अनिल तिवारी और मनोज ओझा के रूप में हुई है।
जो बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं और उड़ीसा से दिल्ली गांजा सप्लाई कर रहे थे। उनके पास से 25 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है, जिससे उन्होंने कार की पिछली सीट के नीचे लकड़ी के बने एक छुपे डिब्बे में छिपा रखा था। पुलिस ने एक कार भी जब्त की है जो ड्रग्स की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा शुरू की गई बिजली सब्सिडी योजना को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया है। इस पर जब हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि ये काफी अच्छा फैसला है, क्योंकि आम जनता के मन में ये डर बना हुआ था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बिजली और पानी पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो सकती है। जगतपुरी के निवासियों का कहना है कि काफ़ी लोगों को इस सब्सिडी का फ़ायदा मिलता है, लेकिन काफ़ी लोग इस स्कीम का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं क्योंकि वह बिजली का सामान्य से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वहीं यहाँ के कई निवासियों ने इसे काफ़ी फ़ायदेमंद भी बताया है। उनका कहना था कि उनका बिल ज़ीरो भी आता है, जिससे उनकी काफ़ी बचत होती है। वहीं शकरपुर के कई ब्लॉकों के लोगों का कहना है कि सर्दियों में जब बिजली का इस्तेमाल कम होता है तो उनका बिल ज़ीरो तक आता है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से राहत मिलती है। मुझे लगता है कि बिजली पर सब्सिडी जारी रहनी भी चाहिए, क्योंकि लोगों को जो पिछली सरकार आई थी आम आदमी पार्टी, वो बिजली की सब्सिडी और फ्री पानी के नाम पर ही आई थी। तो ऐसे में लोगों ने एक उम्मीद जताई थी कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें जारी रखना चाहिए, और मेरा विश्वास था कि बीजेपी की शायद उन्हें जारी रखेगी। और अगर रेखा गुप्ता ने ऐसा कहा है तो ये बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि लोगों ने इसी भावना के साथ ही रेखा गुप्ता को, मतलब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर आए थे कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हें वैसे ही जारी रखा जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मांग थी लोगों की। तो उसी लिए ही लोगों ने शायद खुलकर वोट दिया था भाजपा को, और भाजपा सत्ता में आई थी। बिल्कुल फायदेमंद है। अच्छा, अभी रेखा गुप्ता जो सीएम है, उन्होंने कहा है कि आगे जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहनी चाहिए। अब 10 साल से सब्सिडी मिल रही है तो अब क्या दिक्कत आ रही है? मिलती रहनी चाहिए। जब केजरीवाल ने जब लागू कर दी ये 10 साल से जब राज कर रहा है वो, तो जब 10 साल से ये सब्सिडी चल रही है तो अब क्या दिक्कत आ रही है? बिल तो पहले में रीडिंग फास्ट ही होती थी, बिल तो तेजी आता था, अभी भी तेजी रहेगा, बिल में कोई चेंज नहीं आएगा। बिल आता है, अभी भी आता है। बिल आता है जी, अभी भी। सब्सिडी का फायदा क्या फिर मिल रहा है? सब्सिडी का फायदा तो जिसका 200 यूनिट से कम आएगा उसी को फायदा मिलेगा जी। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं इनका 200 से नीचे बिल आता है? वो तो गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं जी। अच्छा। सर्दियों के टाइम पे नील हो जाता है वो, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-5 हज़ार रुपये में बिल दे रहे हैं, 50 हज़ार रुपये, लाख रुपये साल का तो हम दे ही रहे हैं जी। ये फायदेमंद होने वाली है, सब्सिडी रहनी चाहिए और आम जनता को फायदा इससे। बिल्कुल डर था वैसे तो हमें कि, पर चलो अच्छा, अगर ये रहेंगी तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, होगी, जरूर होगी। किस तरीके से फायदेमंद? जब उन्होंने कहा है कि जो चीज़ पहले थी उसी को हम जारी करेंगे, तो जारी तो अभी जब आएगा समय तब देखेंगे जब जारी उन्होंने किया कि नहीं किया। पहले क्या मिल रहा है बिजली पर लोगों को? क्या बिजली पे क्यों नहीं, किसी का तो जीरो ही आता था। वो तो हमारे ऊपर है कि हम जितना यूज़ करेंगे उतना ही पैसे आएंगे। फ़ायदा तो है, देखो थोड़ा बहुत फ़ायदा है, इतना नहीं है कि हमारा तो बिल आता ही है, देखो बहुत आता है हमारा बिल, तो हमारे लिए तो इतना फ़ायदा नहीं है। पर ये गरीब लोग हैं जैसे कि वो हैं, उनके लिए तो फ़ायदा है ही, अच्छी बात है, फ़ायदा होना भी चाहिए देखो उनके लिए। देखो और हम लोग तो देखो भर ही लेते हैं, जैसे भी भरते हैं ऐसी नहीं है, और जो गरीब लोग हैं वो भर नहीं पाते, वो भर लेते हैं, सबसे अच्छा उनके लिए फ़ायदा है। अच्छा, तो अभी तो गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा आता है, सर्दियों में तो नहीं लेते हैं। गर्मियों में मतलब कभी 800, कभी 900, कभी 1000, कभी 1200 ऐसे आ जाता है। जो बिल आता है हाँ, वो देना पड़ता है। सब्सिडी नाम का तो सिर्फ एक लड्डू है जो जनता को दिखाया जाता है, जबकि सब्सिडी के नाम पर जो साथ में जो सरचार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज जो लगते हैं ना, अब जब गर्मियाँ आने वाली हैं, आज सरकार ने वाह लूटने के लिए तो सब्सिडी का नाम दे दिया। महीने या 2 महीने बाद जब बिल आएंगे तब पता लगेगा कि सब्सिडी है या हम दिल्ली वासियों को दोबारा से फिर जैसे केजरीवाल लूटते थे और ये सरकार भी हमें लूटने जा रही है। डर तो था बीजेपी सरकार आएगी तो ये सब कुछ खत्म कर देगी, पर ऐसा कुछ नहीं है जी, होना चाहिए। 200 यूनिट हाँ, फिर फ्री मिलती थी। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके की मदर डेयरी रोड पर अतिक्रमण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं और रेडी पटरी वालों ने जगह घेर रखी है। इसके साथ ही दुकानदार भी अपना सामान दुकानों के बाहर फुटपाथ और सड़कों पर लगा रहे हैं, जिससे पैदल चलने वालों को परेशानी होती है। अब जब गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है तो कूलर और बाकी गर्मी से जुड़ी चीजों की मांग बढ़ गई है। इसी वजह से कई दुकानदारों ने अपना सामान सड़क और फुटपाथ पर ज़्यादा फैलाना शुरू कर दिया है। इससे रास्ता और ज़्यादा सकरे हो गए हैं और जाम की समस्या भी बढ़ गई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या काफ़ी पुरानी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की ओर से कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। यहाँ अक्सर भारी जाम लगता है और लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। तो इंक्रोचमेंट जो है ना, यहाँ जो है ट्रांसपोर्ट पुलिस जो है बिकी हुई है। लोकल थाना जो है ना यहाँ पे पैसे खाता है, क्यों नहीं फेस करता। अब ये क्या है, गाड़ियाँ ये दुकानों वालों की सारी गाड़ियाँ लगा रखी है कॉम्प्लेक्स वालों ने, इनसे महीना जाता है, इनसे कोई कार्रवाई होगी नहीं। कोई अननोन पर्सन यहाँ गाड़ी खड़ी कर दे, 2 मिनट में भी गाड़ी उठ जाएगी। बहुत परेशान है शकरपुर के। अतिक्रमण क्यों है, इसका कारण है अतिक्रमण को रोकने के लिए एमसीडी में विभाग बना हुआ है और उस विभाग को भ्रष्टाचारी क्यों ना कहें कि आप देख सकते हैं कि पूरा सरकारी जो ये रोड है, फुटपाथ है पूरा, यहाँ पर फुटपाथ पैदल चलने के लिए यहाँ पर जगह आपको दिखाई। कहते हैं कि भाई दुकानदार लगवाते हैं, दुकानदार को क्या अधिकार है लगाने का। आप कार्रवाई कीजिए, कितनी कार्रवाई, मैं पूछना चाहता हूँ कितने चालान आपने किए हैं अतिक्रमण विभाग ने। तो इस अतिक्रमण को यदि बढ़ावा दे रहा है तो स्वयं विभाग दे रहा है। पूरा टाइम रास्ते पर गाड़ियाँ बाइक सब लगी रहती हैं, नॉर्मल इंसान कहाँ चलेगा। एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है मैम, बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो समझ में नहीं आता है कि पैसेंजर को कहाँ निकलना है, कहाँ से चलना है। तो इस सब की बहुत प्रॉब्लम रहती है। फुटपाथ पे इंसान कहाँ चलेगा। देखिए आप, फुटपाथ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो इंसान के चलने की जगह है। सबसे पहले तो इन चीज़ों को अंदर का ही रखना चाहिए। अगर इंसान के चलने के लिए फुटपाथ होता है, ना कि गाड़ियों अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए। पार्किंग तो है नहीं, पार्किंग होना चाहिए इनके लिए अलग से बनाए। यहाँ पे बस स्टॉप बनना चाहिए। अब बस वाला कभी तो उधर ही रोक देता है कि बस स्टॉप उधर है, हम यहाँ खड़े रहते हैं। गाड़ियाँ खड़ी हैं या जो लोग फुटपाथ कवर कर रहे हैं, इससे परेशानी कितनी होती है आप लोगों को? होती है ना, बस हम खड़े होते तो जगह गिर जाती है। अभी बस कब गाड़ी इधर से आ जाती है, पैदल चलने वालों को है ही दिक्कत। अभी इधर ये दुकान वाले कहेंगे यहाँ पे बस गाड़ी लगाना हमको, साइड हो जाओ, कितना साइड होंगे। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।